हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होगा इकोसिस्टम से रिलेटेड, और हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजर्स का। इसके पहले का वीडियो जो मेरा है उसमें मैंने आपको बता दिया था प्रोड्यूसर्स के बारे में और कंज्यूमर्स के बारे में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में और इवन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को भी कुछ डील कर लेंगे, अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। ये दो टॉपिक एटलीस्ट मैं आज डील करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। और चूँकि मैं इस चैनल पे हमेशा कंटिन्यूसली हर दिन मैं एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ बायो के लिए, क्लास 12 का बायो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमारा डिकम्पोजर्स क्या होता है। चूँकि इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का काफ़ी बड़ा रोल है, तो हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। देखो, डिकम्पोजर्स किसको कहेंगे, नाम से पता चल रहा है कि according to name we can say that those types of biotic component of an ecosystem which able to decompose complex thing into simpler form, है ना। वो complex thing को simpler form में convert करता है ना। एक्चुअली में ये क्या करता है, depends on dead product of different बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके डेड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो या डिकम्पोजर्स हो, उसके डेड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बेसिकली ये सैप्रोफाइटिक नेचर का होता है। कैसा होता है, तो सैप्रोफाइटिक है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, सैप्रोफाइटिक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि डिकम्पोजर्स जो होता है ना, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बाय देयर ओन एक्टिविटी। कम्प्लेक्स मैटर, स्पेशली बायोमास कह सकते हो आप, को क्या कर देता है, सिंपलर फॉर्म में लेके आ जाता है। कैसे लेके आ जाता है, तो बाय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना। एंजाइमेटिक सिस्टम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा वो उसको कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो मोड ऑफ डाइजेशन है ना, जो कि सैप्रोफाइटिक होता है, तो इसका जो मोड ऑफ डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब क्या, मान लो ये डिकम्पोजर है, तो ये क्या करता है कि रिलीज एंजाइम ओवर सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम रिलीज कर देता है, और सबस्ट्रेट के ऊपर जब एंजाइम रिलीज कर देता है ना, तो यही एंजाइम क्या करता है, एक्ट ओवर सबस्ट्रेट टू मेक इट सिंप्लीफाई, है ना। ये उसी सबस्ट्रेट को क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। मतलब सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हुआ, इससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसी न्यूट्रिएंट्स को ये वापस क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। ओके, उसी न्यूट्रिएंट्स को ये वापस कंज्यूम कर लेगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा डिकम्पोजर। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये मेरा क्या है, डिकम्पोजर है। क्योंकि ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ना। तो ये डिकम्पोजर्स है। जो डिकम्पोजर क्या करता है, अपने बॉडी से एंजाइम को बाहर निकाल देता है, मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर निकाल देता है, और वो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपलर फॉर्म में ले आता है। फाइनली ये क्या करेगा कि उस कम्प्लेक्स फॉर्म में से उसे सिंपलर फॉर्म में जब आया, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उस न्यूट्रिएंट्स को इसने अब कंज्यूम कर लिया, बाकी सबको रेसिड्यूअल रहने दिया।
इस टाइप का एक्टिविटी करता है कौन? आपका डिकम्पोजर्स। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि डिकम्पोजर्स तो होता है वो कॉम्प्लेक्स मैटर को जब सिंप्लीफाई कर रहा है तो उसको रिड्यूस कर रहा है ना, उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्स मैटर को ये रिड्यूस कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजर्स को हम लोग एक नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसर भी बोला जाता है। डिकम्पोजर का ये दूसरा नाम है, रिड्यूसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिकम्पोजर्स का एक और भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये काम तो करता ही है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट के साइक्लिंग में भी हेल्प करता है। हमारे जो अर्थ के ऊपर बायो केमिकल साइकिल चलता है ना, तो उसमें भी हेल्प करता है। तो मैं लिख देता हूं, हेल्प इन साइक्लिंग ऑफ क्या? न्यूट्रिएंट्स के साइक्लिंग में हेल्प करता है। जनरल वे में आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स जो होता है वो क्लीन भी करता है, मतलब सराउंडिंग्स को भी क्लीन करता है। तो हम लिख सकते हैं एक्ट्स एज ए क्लीनर ऑफ क्या? सराउंडिंग्स, है ना। सराउंडिंग को क्लीन करने का भी काम करता है, ये भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिकम्पोजर्स का क्या क्या रोल है। अच्छा, अगर हम मॉडर्न सिस्टम में देखें तो डिकम्पोजर्स को हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूं, ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में, जैसे फर्मेंटर इंडस्ट्रीज हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज हो गया, इवन मेडिसिन बनाने में काम आता है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया। तो वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका रोल है। क्लियर है बात? समझ में आ गई आपको? अब देखो, डिकम्पोजर्स के अलावा कुछ और भी टर्म्स यूज होता है इसी सेंस में, मतलब सिमिलर सेंस में, जैसे डेट्रीवोरस। क्या होता है? डेट्रीवोरस टर्म यूज होता है, मतलब जो डिट्राइटस के ऊपर अपने आप को, मतलब डेट्रीवोरस मतलब डेड प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। इसी में आप देखिएगा तो आपको टर्म मिलेगा क्या? स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो डेड बॉडीज को खाते हैं, है ना। डेड बॉडीज के ऊपर अपना लाइफ गुजारते हैं, या फिर इंजर्ड बॉडीज के ऊपर अपना लाइफ गुजारते हैं, है ना। जैसे मान लो आपका क्या हो गया, जैसे मैगेट्स हो गया, जो हम कह सकते हैं लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई। मैगेट्स जो होती है वो स्कैवेंजर, एक अच्छी स्कैवेंजर मानी जाती है। उसी तरह से क्रो हो गया, वल्चर्स हो गया, बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। तो ये क्या है? स्कैवेंजर है, मतलब वो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं, या कोई इंजर्ड एनिमल्स है तो उसको क्लीन करने का काम करते हैं। आप सिंपल वे में कह सकते हो कि ऑर्गेनिक गार्बेज को क्लीन कर देते हैं। ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक गार्बेज को क्लीन कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि डिकम्पोजर्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें आपके साथ कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में, स्पेशली प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी देखिए, प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं द रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जनरली अगर आप इसका यूनिट देखिएगा तो होता है ग्राम मीटर इनवर्स 2 ईयर इनवर्स 1।
यही इसका यूनिट होता है इन द टर्म ऑफ बायोमास। किस टर्म में? बायोमास। देखो अगर हम लोग इसको एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको किसके टर्म में लिखें? एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें तो एनर्जी के टर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिखेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये हुआ एनर्जी के टर्म में इसका यूनिट। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि कभी कभी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। आप देखिएगा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर में जितने बायोमास या जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली में ये डिपेंड करता है एनर्जी फैक्टर पे, है ना, कि एनर्जी फैक्टर क्या है। ओके, मैं अगर बोलूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, फैक्टर्स, वो कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है? तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? एनर्जी ट्रैप्ड। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड हो रहा है पर यूनिट एरिया। पहला फैक्टर तो यही हो जाएगा कि बायोटिक कंपोनेंट एनर्जी ट्रैप किसके द्वारा? तो स्पेशली किसके द्वारा? प्रोड्यूसर ही है जो एनर्जी को ट्रैप करता है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस डिफरेंट इकोसिस्टम में ये एनर्जी क्या होगा? वैरी करेगा। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि वैरीज करता है इकोसिस्टम लेवल पे, है ना। इकोसिस्टम लेवल पे वैरी करता है क्योंकि अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में ये वैरी करेगा। अगर डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, एक्वेटिक है, डिफरेंट इकोसिस्टम में ये प्रोडक्ट आइदर इन द टर्म ऑफ बायोमास और इन द टर्म ऑफ एनर्जी चेंज करेगा, है ना। हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी डिटरमाइन करता है इसको, क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में लाइट का जो प्रेजेंस होगा, एनर्जी का जो प्रेजेंस होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी इसको डिटरमाइन करेगा, और जब ज्योग्राफिकल कंडीशन डिटरमाइन करेगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिटरमाइन करेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसको डिटरमाइन करेगा, है ना। प्लस बायोटिक कंपोनेंट्स का नेचर, हम कह सकते हैं नेचर ऑफ प्रोड्यूसर भी डिटरमाइन करेगा कि भाई प्रोड्यूसर का नेचर क्या है। ओके, तो ये सब डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। आप जनरल वे में देखोगे ना तो प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो एक्वेटिक इकोसिस्टम की सबसे कम देखी गई है। सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसकी है? एक्वेटिक इकोसिस्टम की। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, क्योंकि क्रॉप एक वेल पैटर्न सिस्टम होता है ना। मॉडर्न क्रॉप जो होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। स्पेशली शुगर केन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? शुगर केन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज अबाउट 10 to 12%, है ना। और जनरल क्रॉप का देखेंगे, मतलब जनरल क्रॉप मतलब मॉडिफाइड क्रॉप कह सकते हो, या जो एडवांस क्रॉप है, एडवांस क्रॉप जो होता है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग 5%, अबाउट 5%। और सबसे कम किसका है? एक्वेटिक सिस्टम का। एक्वेटिक सिस्टम जो आप देख रहे हो, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रोडक्टिविटी वो सबसे कम होती है, लगभग 0.2% के करीब होती है। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी बदलता है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज होता है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या टर्म यूज होता है? जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया। एक्चुअली में प्राइमरी एक्सेप्टर जो सोलर रेडिएशन का है, सन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज किया जा रहा है, उसको उस एनर्जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है? तो प्रोड्यूसर कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। तो जितना अमाउंट ऑफ बायोमास
प्रोड्यूसर के द्वारा पैदा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहेंगे अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ बायोमास एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग कहें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का, तो क्या कहेंगे हम लोग, कंज्यूमर्स जितना अमाउंट ऑफ बायोमास पैदा कर रहा है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है प्रोड्यूसर पे, तो कंज्यूमर्स में जितना अमाउंट ऑफ बायोमास पैदा हो रहा है पर यूनिट एरिया इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या एट यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय consumers per unit area in unit interval of time, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट, ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से आप समझ गए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अब देखिए कुछ और भी टर्म्स हम लोग इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। दो टर्म यूज होता है यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, एक टर्म है जीपीपी और एक टर्म है एनपीपी, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जी फॉर व्हाट, ग्रॉस, और एन फॉर व्हाट, नेट। ओके, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोड्यूस्ड बायोमास पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोड्यूस्ड बायोमास पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज कॉल्ड जीपीपी, इसी को बोलते हैं जीपीपी। अगर हम लोग एनपीपी की बात करें तब क्या हो जाएगा कि जो प्रोड्यूस हुआ उसमें से कुछ लॉस भी तो हुआ, तो लॉस किस फॉर्म में होता है, तो रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में होता है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, है ना। मतलब रेस्पिरेशन के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, और जो जीपीपी है, जीपीपी क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट, है ना। तो जो ग्रॉस प्रोडक्ट है उससे हम रेस्पिरेटरी लॉस को जब हटा देते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर आप देखिएगा बायोस्फीयर का, अगर हम लोग पूरे बायोस्फीयर की बात करें ना, तो पूरे बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है लगभग 170 बिलियन टन्स। दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर। पूरे अर्थ का बायोस्फीयर का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यही है हमारा। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, तो डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन। ये दूसरा आपका फंक्शन है इकोसिस्टम का, डिकम्पोजिशन। चूंकि हम लोगों ने डिकम्पोजर्स पढ़ा है ना अभी इस वीडियो में,
तो इसीलिए मैंने सोचा कि डिकम्पोजिशन भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। अब देखिए, मैंने बताया था डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल करता है ना। वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब जनरल सेंस में हम लोग देखते हैं तो डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस होगा। तो बेसिकली ये होता है आपके सरफेस फेनोमेनन। ये कैसा फेनोमेनन है, ये एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन कहने का मतलब कि बेसिकली ये सरफेस पे होता है, सॉइल सरफेस पे होता है। जैसे क्या, सॉइल सरफेस पे होगा, बॉटम सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज होगा, बॉटम सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज होगा। तो आप देख रहे हो एक्चुअली में क्या होता है ना कि वहां पे स्टेबलाइज इन्वायरमेंट मिलता है। कैसा मिलता है, स्टेबलाइज इन्वायरमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे ये फेनोमेनन थोड़ा तेजी से होता रहता है। होता तो दूसरी जगह भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ तेजी से होता है। अब देखिए, जनरल सेंस में हम लोग देखते हैं तो हम लोग डिकम्पोजिशन के लोकेशन के हिसाब से हम लोग इसको बांटते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन के लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक मिलेगा अबव द सरफेस और एक होगा बिलो द, एक होगा अबव सॉइल सरफेस और एक होगा बिलो सॉइल सरफेस। देखिए, दो अलग अलग लोकेशन में होगा, अबव सॉइल सरफेस और बिलो सॉइल सरफेस। ये मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है, और ये सबसे मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। जैसे रूट वगैरह का या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलो द सॉइल पाए जाते हैं, उनका होता है। तो स्पेशली किसका होता है, जैसे रूट का, या फिर अंडरग्राउंड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बहुत सारे ऐसे, उनका होता है। अगर वो डेथ कर गए तो उनका होगा। तो ये होता है आपका किसका, बिलो द सॉइल, और ये सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट चाहे वो ड्राई लीव्स हो या कोई एनिमल डेड कर गया हो या उसका एक्सक्रीटा हो, तो ये सब जो है वो इसी कैटेगरीज में आता है, उसका डिकम्पोजिशन यही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स में बेसिकली कौन कौन लोग आते हैं। अब देखो, डिकम्पोजिशन जो होता है वो किनके द्वारा होता है। तो डिकम्पोजिशन में एक्चुअली में क्या आता है, तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आएगा, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आएगा, है ना। कुछ प्रोटिस्टा आएंगे, सम प्रोटिस्टा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन आएगा भाई, तो फंगाई आएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटिस्टा आएंगे, प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, और कुछ फंगाई आएंगे। ये सब क्या करते हैं, बेसिकली डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब वो कौन सा प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में, कैसे डिकम्पोजिशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन मतलब लार्जर पार्ट, मतलब सरफेस एरिया का बढ़ जाना। मतलब क्या, सरफेस एरिया इसमें क्या कर जाता है, इंक्रीज करता है। फ्रेगमेंटेशन में सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक्शन जो होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद क्या होता है, तो लीचिंग होता है। अब ये लीचिंग क्या टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कभी कभी आप देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर लीचिंग पे शॉर्ट नोट्स टाइप का आ सकता है आपको। अब लीचिंग देखो क्या होता है, एक्चुअली में जब फ्रेगमेंटेशन होता है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में पाए जाते हैं। These all soluble materials get deposited inside the soil layer with the help of water. लीचिंग का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ मिटा करके लिख देता हूँ। देखिए, लीचिंग का मतलब क्या है,
soluble matter of fragmented parts deposited in soil layer along with water, है ना। जब वाटर का परकोलेशन होता है ना तो ये मैटर जो होता है वो डिपॉजिट कर जाता है सॉइल के बॉटम लेयर में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लीचिंग, इसी को बोलते हैं लीचिंग। अब लीचिंग के बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, तो कैटाबोलिज्म शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, कैटाबोलिज्म। अब देखो कैटाबोलिज्म आप पढ़ेंगे, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना वो सिंपलर फॉर्म में आता है। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में चला जाएगा, तो सिंपलर फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म, इसी को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अब जब वो सिंपलर फॉर्म में जाएगा तो जो प्रोडक्ट होंगे ना उस प्रोडक्ट में आप देखिएगा दो टाइप के मैटर मिलेंगे। एक मैटर क्या मिलेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर, और एक मिलेगा इनऑर्गेनिक मैटर। देखो दो टाइप का मैटर मिलेगा उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा। आफ्टर कैटाबोलिज्म we have to obtain two types of matter, organic matter and inorganic matter। अब ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, तो इसका होगा ह्यूमिफिकेशन। ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बनता है ना, जो कि क्या है, एक पार्शियली ऑर्गेनिक मैटर होता है, काफी मतलब कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है और एसिडिक होता है। ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, कोलाइडल पार्शियली ऑर्गेनिक, और क्या है, काफी डार्क मैटर होता है ना, डार्क ब्राउन मैटर होता है। और भाई और लिख दूं मैं, ये अपर सरफेस पे पाया जाता है, अपर मोस्ट सरफेस पे पाया जाता है सॉइल के, है ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज एसिडिक होता है, इसी में पाया जाता है। उस एसिड का नाम है ह्यूमिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिक एसिड। दिस इज द एसिड विच अकर इनसाइड द ह्यूमस। यही वो एसिड है जो ह्यूमस के अंदर पाया जाता है, दैट इज ह्यूमिक एसिड। ओके, तो ये हुआ आपका ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, मिनरलाइजेशन। इनऑर्गेनिक का क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन। करने का मतलब कि ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स में, जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो होते हैं ना उसका फॉर्मेशन करता सॉइल में डिपॉजिट कर जाता है। तो इस तरह से हमारा होता है क्या, डिकम्पोजिशन। तो फिर से आप देख लो, डिकम्पोजिशन में सबसे पहले देखो, डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन पे भी शॉर्ट नोट्स आता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में कि व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन। तो बहुत आसान है, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन में स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। लीचिंग का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो सॉलेबल मटेरियल्स हैं वो वाटर के थ्रू परकोलेट कर जाते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सॉइल के अंदर। उसके बाद होता है कैटाबोलिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिक, ये देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये क्या है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी टूटता है, सिंपलर फॉर्म में टूटता है, लेकिन ये एक फिजिकल फिनोमेनन है और ये क्या है, एक केमिकल बायोकेमिकल फिनोमेनन है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैटर बचा अब वो मैटर क्या होता है, कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में कैटाबोलिज्म के द्वारा, है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, तो ह्यूमस में, और इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसमें, तो मिनरल्स में। तो ह्यूमस में जो कन्वर्सन हुआ उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, मिनरल में जो कन्वर्टन हुआ उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपर मोस्ट लेयर होता है, पार्शियली ऑर्गेनिक होता है और एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड। ओके, तो इस तरह से आपने समझ लिया व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, अच्छा, डिकम्पोजिशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है कि डिकम्पोजिशन देखिएगा तो सेलुलोजियस मैटर का सबसे कम होता है,
प्रोटीनियस मैटर का उससे ज़्यादा होता है। अगर मान लो 3-4 मैटर आपको दे दिया जाए तो आपको देखना क्या है कि प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है उसमें तेज़ी से डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद फैट वाला का नंबर आएगा, फैट वाले के बाद फिर किसका नंबर आएगा, तो सेलुलोज वाले का, और सबसे उससे भी कम होगा लिग्निन का, है ना, लिग्निन हो गया, पेक्टिन हो गया, इसका डिकम्पोजिशन और सबसे कम होता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट इकोलॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।